नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सिलेबस के हर टॉपिक को निचोड़ा गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि सिलेबस के हर टॉपिक के क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। संसाधन क्या बनाती है? किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है या उसकी जो प्रयोज्यता होती है। प्रयोज्यता का मतलब होता है उपयोगिता। किसी भी वस्तु को अगर उपयोग में लाया जाता है तो वो संसाधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? 17 वर्ष तथा 15 वर्ष, 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। 18 वर्ष लड़कों की उम्र रखी गई थी, वहीं लड़कियों के लिए 16 वर्ष उम्र रखी गई थी शादी के लिए। एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं तथा पुरुषों की जो आयु रखी गई थी, पुरुषों की रखी गई थी 18 वर्ष और महिलाओं की 16 वर्ष रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या गुटतंत्र। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क एवं सजग जनता का होना अति आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सीखना, आसपास के उदाहरणों से बचना। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा संसाधन अथवा रणनीति जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना दे। समावेशी बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर लिखा है केवल पाठ्य पुस्तकों। केवल शब्द आपका गलत होता है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करने से, क्या ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। केवल समाज, केवल वाला यहाँ पर भी गलत होगा। आसपास के उदाहरणों से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क, मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता वाले किसानों में दुखों का कारण बनती है। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। जो गांव के जो किसान होते हैं, भारत के ग्रामीण के जो किसान होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये किसान आखिरकार आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? इनका मुख्य कारण बताया गया है मानसून का अभाव। यानी कि कभी कभी टाइम ऐसा रहता है, कभी बारिश अधिक हो जाती है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती है, जिस कारण फसलें बर्बाद हो जाती है ना। और इसी कारण वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और कभी कभी वो इतना ऋण ले लेते हैं कि ऋण को वो चुका नहीं पाते हैं, है ना। ऋण न चुका पाने की स्थिति में भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोनों ये कारण आप यहाँ पर दोनों कथन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कारण भी यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है ना।
इसलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन करें। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है। पहाड़ महाक्षयित हैं, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। तो जो पहाड़ वाले क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर अब वर्तमान में क्या हो रहा है, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। रेल मार्ग का निर्माण किस कारण से हो रहा है, यानी कि कौन कौन सी तकनीकी का यहाँ पर इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको काट करके रेल मार्ग को यहाँ पर बिछाने का काम हो रहा है, ठीक है ना। उसका कारण आपको बताना है। इसे संभव करने के लिए उन्नत यानी कि एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजी जो है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है ना, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जिसके कारण अब पहाड़ी क्षेत्र में भी रेल मार्गों का विस्तृत निर्माण हो रहा है। पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। यह विद्यार्थी के व्यक्तिगत मतलब कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना है ना, तो यहाँ पर पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, जो कि गलत यहाँ पर दिया गया है। बाकी आपके तीनों यहाँ पर राइट दिए गए हैं, तीनों आपके राइट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर गलत है, आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए गलत वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई। ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार, पंडिता रमाबाई, वीरेशलिंगम पुंतलू, ताराबाई शिंदे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आखिर क्या होगा, राइट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे एक महिला का नाम है जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना करी, जिसमें स्त्री तथा पुरुषों की जो आलोचनात्मक तर्क बताए गए हैं वो इसी पुस्तक में बताए गए हैं, जो कि ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना। और पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि ये संस्कृत की विदुषी थी, ये संस्कृत की एक प्रकार की ज्ञाता महिला थी, ठीक है ना। और इन्होंने ही पुणे में यानी कि पुणे महाराष्ट्र में ही इन्होंने विधवा गृह यानी कि विधवा जो आपके विधवा आश्रम होते हैं ना, विधवा गृह या विधवा आश्रम का निर्माण किसने किया था, पंडिता रमाबाई ने किया था, है ना। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूँ ईबी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की थी। स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था, ईबी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं। ये भगवत गीता, रामायण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के ये कट्टर आलोचक थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही विकल्प चुने। इस क्वेश्चन में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में 3 कथन सही होंगे, एक यहाँ पर गलत होगा। गलत वाले को ही आपको यहाँ पर ढूंढकर बता देना है। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हत्या की थी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, करेक्ट हो जाएगा। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, करेक्ट हो जाएगा। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये कैसा होगा, गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी, ना कि अमृतसर में हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत यहाँ पर हो जाएगा, 4 वाला, जो कि आपको नहीं वाला बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी।
और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार भी पूछे गए हैं। एक तो महलवारी व्यवस्था से पूछा जाता है, दूसरा स्थायी बंदोबस्त से पूछा जाता है, तीसरा रैयतवारी व्यवस्था से पूछा जाता है। 3 प्रकार के कुल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अब तक मिले हैं। वो तीनों प्रकार के जो डाउट आपके अंदर रहते हैं वो यहाँ पर मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। व्यवस्था थी महलवारी व्यवस्था, इसको होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था 1822 में। कब? 1822 में इसको शुरू किया था। इसमें राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी। किसको? गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को, है ना। गांव के प्रधान को दी गई थी। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन राइट आंसर हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना, सही व्याख्या भी करता है। अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँ स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त ये पहला बंदोबस्त था जिसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था 1793 में। इस व्यवस्था में राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई थी, ताल्लुकदारों को दी गई थी, है ना। जमींदार लोगों को इसमें मुखिया बनाया गया था राजस्व वसूलने के लिए। जमींदार लोग क्या करते थे? राजस्व वसूला करते थे। स्थायी बंदोबस्त में स्थायी कर यहाँ पर था, है ना। इसमें सूर्यास्त विधि का भी प्रयोग किया जाता था। सूर्य ढलने से पहले जिसने अपना राजस्व नहीं चुका पाया तो उसकी जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी, है ना। इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था बिहार उड़ीसा बंगाल वाले क्षेत्र में। बिहार उड़ीसा बंगाल वाले क्षेत्र में। पहली बात मैंने आपको यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया 1793 में। इसमें जमींदार लोग राजस्व वसूला करते थे। वही मैंने आपको बताया महलवारी होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था 1822 में। इसमें जिम्मेदारी राजस्व वसूलने की गांव के मुखिया अथवा प्रधान को दी गई थी, ठीक है ना। और तीसरी व्यवस्था है रैयतवारी। रैयतवारी में कर किससे वसूला जाता था? राजस्व किससे वसूला जाता था? सीधे तौर पर किसान लोगों से ही डायरेक्ट कर वसूला जाता था। इसमें ना ही गांव के प्रधान को चुना गया, ना ही जमींदार को चुना गया। तो इसमें डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर किसान से रैयतवारी में राजस्व वसूला जाता था। यह व्यवस्था जो थी ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी, ठीक है ना, ठीक है ना। दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू की गई थी। रीड मुनरो, रीड एक व्यक्ति का नाम रीड और थॉमस मुनरो, रीड और थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के रैयतवारी व्यवस्था को शुरू किया था, ठीक है ना। तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए, शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे ना इतिहास पढ़ते दौरान या पढ़ाते दौरान हम लोग ट्री चार्ट का प्रयोग करते हैं। ट्री चार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पुस्तकों में देखा होगा या आपने जब नोट्स बनाए होंगे तो आपने इस प्रकार से लिखा होगा, यहाँ पर वीर शिवाजी आए, है ना, उसके बाद किसने कहाँ तक शासन किया, उसके बाद किसने कहाँ तक शासन किया। यानी कि एक प्रकार का आप लोग चार्ट बना लेते हो, उसको क्रमबद्ध रूप से लिखते हो, कब कौन आया था, है ना, किसकी कब मृत्यु हुई थी, बीच में किसने शासन किया, बीच के काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो सभी ट्री चार्ट के अंतर्गत ही आती है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध की मैं बात करूं, क्रांतियों की बात करूं, सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको स्टेटमेंट यानी कि 2 से अधिक वाले कथन में भी दे दिया जाता है और ये 3 से 4 बार एग्जाम में अब तक पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी तबीयत डाउन है, माफी चाहूंगा, है ना, गले में थोड़ी प्रॉब्लम।
जुकाम भी है। यहाँ पर आपसे पूछा है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सबसे पहले आपको बताऊंगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है क्या है, आखिर यहाँ पर अधिक ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लो, ये है ग्लोब। ग्लोब में जो बीच की रेखा होती है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं का मान 23.5 डिग्री होता है ना। ऊपर की रेखा कर्क होती है, नीचे की रेखा मकर होती है, बीच की रेखा भूमध्य रेखा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ताप कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंध होता है, एक शीत कटिबंध होता है, एक शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंध में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है ना, सूर्य की किरणें वो यहाँ पर कैसी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बीच वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सीधी किरणें पड़ती हैं। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें तिरछी कहां पर होती है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर तिरछी होती है, इसलिए वहां पर सर्दी पड़ती है, ठीक है ना। इतना आपको बताया मैंने, 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है 13 नंबर का। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, ठीक है ना। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ग्लोब पर डिजाइन के लिए, पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा ग्लोब में, है ना, या आप अपनी पुस्तक में भी, ज्योग्राफी की पुस्तक में भी देख सकते हो, या आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब में, ग्लोब में क्या होता है, आपने इस प्रकार की रेखाओं को देखा होगा, बहुत सारी रेखाएं आपकी इस प्रकार की खिंची रहती हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं आपकी अक्षांश और देशांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं आपकी इस प्रकार की होती हैं, पड़ी हुई रेखाएं, और जो इस प्रकार की खड़ी खड़ी रेखाएं होती है ये आपकी देशांतर कहलाती हैं, ठीक है ना। जो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती, आखिर ये रेखाएं क्यों खिंची होती हैं, इनका मुख्य कारण होता है पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए ये रेखाएं खिंची होती है, स्थान को बताने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है अभिकथन ए, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, जनजातियों से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनजातीय जो लोग होते हैं ना, इनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत को शामिल किया गया है, संगीत और भाषा इनके जो होते हैं ये बहुत ही समृद्ध और विशिष्ट होते हैं, ठीक है ना, बहुत विशिष्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो जनजातीय जो परंपराएं वाले लोग होते हैं ये आमतौर पर जमीन वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं, जंगल में भी रहते हैं, घास के मैदान में भी रहते हैं और पानी वाले क्षेत्र में भी रहते हैं। तो पानी मैदान हो गया जंगल वाला, जमीन हो गया घास का मैदान, ये जो क्षेत्र हैं इनको ही ये संपत्ति के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये संपत्ति जो होती है ये सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर सभी लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कारण, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे वो तरीका आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको यहाँ पर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपसे पूछा है भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट उत्पादन में ये आगे के देश है, यानी कि अग्रणी उत्पादक देश है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कारण आपको बताने हैं। पटसन अथवा जूट वहां पर अधिक होता है जहां पर इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, करेक्ट हो जाएगा। इससे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उच्च तापमान होना चाहिए और उच्च वर्षा होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है निम्न तापमान, ऊपर लिखा है उच्च तापमान, तो यहाँ पर थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा।
इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सी को छोड़कर सभी यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सी जिन जिन में उसको सबसे पहले आप हटा दोगे, बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी डी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन ए, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। तर्क, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। दोनों सही है, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं से आपको एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को अवश्य रूप से मिलेगा। यहाँ पर आपके दोनों ही सही दिए गए हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं ये लोगों को ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनमें वे लोग अच्छे होते हैं, ठीक है ना। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुण या जो उनके अंदर जो कौशल होते हैं उनको देखने से रोकती है और उनको एक प्रकार के खांचे में जड़ने का काम करती है, वही होती है रूढ़िबद्ध धारणा। इसलिए दोनों यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन ए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर आपके दोनों सही हो सकते थे परंतु एक गलती के कारण यहाँ पर आपका एक सही है और एक यहाँ पर गलत है। पहला वाला तो यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों को भार कम अनुभव करती है, यानी कि भार का जो अनुभव होता है वो कम होता है। ये बात तो यहाँ पर सही कही गई परंतु क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है, ये गलत यहाँ पर दे दिया गया। आगे का स्टेटमेंट इसमें जोड़कर गलत दे दिया गया, इसलिए पूरा ही स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, ठीक है ना। जो ओपन बुक होती है वो परीक्षा रटकर सीखने से हटकर होती है और किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों पर जो भार का अनुभव होता है उसको कम भी करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। आखिर जो प्रेयरी है इसको विश्व का धान्यागार क्यों बोलते हैं, यहाँ पर गेहूं अधिक क्यों होता है। यहाँ पर गेहूं अधिक होने के कारण इसको धान्यागार के नाम से भी जाना जाता है। प्रेयरी है कहाँ पर, ये यूएसए में है ना, अमेरिका में है ये। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। क्या अमेरिका के लोग कृषि उत्पादन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? ये बात तो गलत है, वो बहुत अधिक मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। क्या इस प्रदेश में वर्षा की कमी है? वर्षा की कमी नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप करोगे बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहला वाला गलत बताया। ए जिन जिन में होगा वो आप सबसे पहले यहाँ से हटाओगे, है ना। फिर आपको ढूंढ लेना है। डी भी यहाँ पर गलत है तो डी वाला भी यहाँ पर कटेगा। बचेगा यहाँ पर थर्ड वाला बी और सी। बी और सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 19, हमारा सौर परिवार जो सोलर सिस्टम है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे मिलकर के बना है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर के हमारा सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम मिलकर के बना है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक स्टार यानी कि तारा है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह उनको बोलते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं वो एक ग्रह है। पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जबकि सूर्य एक तारा है।
उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, है ना, ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, ये किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए गलत किंतु बी सही, दोनों सही है, दोनों गलत है, ए सही किंतु बी गलत। यहां पर इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा गलत है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, बल्कि ये आपका ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो दूसरा आपका यहां पर गलत हुआ, इसलिए राइट आंसर यहां पर होगा ए सही है किंतु बी गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है, इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? स्रोत, सोर्स, है ना, सोर्स के बारे में सही है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, है ना, हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, दे आर ऑब्जेक्टिव, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे तथा व्यक्तिगत पत्र शामिल होते हैं, इसमें पर्सनल लेटर और जो आंखों से देखे हुए जो प्रत्यक्ष ब्यौरे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आपको स्रोत, सोर्स के बारे में यहाँ पर सही वाला कथन बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो स्रोत होते हैं ना, स्रोत जिससे किसी भी जानकारी को पता किया जाता है, स्रोत अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। स्रोत जो होते हैं वो सभी के सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकृति के भी होते हैं, है ना। ऑल हिस्टोरिकल नेचर वाला यहाँ पर आपका गलत होगा, ये सेकेंड वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे वस्तुनिष्ठ यानी कि दे आर ऑब्जेक्टिव सोर्स, सोर्स क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, विकल्पी होते हैं? नहीं, विकल्पी नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, ये गलत होगा। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल किए जाते हैं। तो ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए डी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 22, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे कहते हैं संचारणीय बीमारियां, ठीक है ना। संचारणीय बीमारियां कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ऐसी बीमारी को संचारणीय बीमारियों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कहता है, निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आप लोगों को पता होगा जो सोशल साइंस का जो निर्माण, जो सोशल साइंस जो बनती है वो किससे मिलकर के बनती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, ये चारों जो आपके विषय जो होते हैं यही मिलकर के सामाजिक विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, यानी कि जैसे इतिहास और भूगोल के बीच में अंतः संबंध होता है, ठीक है ना, इन सभी चारों विषयों के अंतर्गत अंतः संबंध पाया जाता है, ये भी बात करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करेंगे। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सर्वेक्षण, केस स्टडी, विचार मंथन या प्रदर्शन। यानी कि आप लोग सोशल साइंस के टीचर हो, अध्यापक या अध्यापिका हो, ठीक है ना, बच्चों को समझाना है आत्मन की अवधारणा। सबसे पहले आपको बता दूं आत्मन क्या होता है। आत्मन होता है सूर्य तप, सूर्य से प्राप्त होने वाली, ठीक है ना, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है वही सूर्य तप या आत्मन कहलाता है। अगर आपको ये वाली प्रक्रिया समझानी है तो आप प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाओगे कैसे सूर्य से ऊष्मा आती है और, ठीक है ना, और पृथ्वी किस प्रकार से इसको यहाँ पर रोक लेती है। आप प्रदर्शन करके बच्चों को यहाँ पर दिखाओगे, इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को
वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर चट्टाने और महासागर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है, यानी कि थामे रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन ए कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करते हैं, ठीक है ना, दोनों सही यहाँ पर हो जाएंगे। शाहजहां, जो शाहजहां था, है ना, इसके शासन काल में विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए थे, यानी कि वास्तुकला इसके शासनकाल में चरम पे थी। और उसके शासनकाल में अनवरत निर्माण जो थे आगरा और दिल्ली में चलते रहे, ठीक है ना। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की यादगार में नई ताजमहल बनवाया था आगरा में, तो आगरा हो गया और दिल्ली हो गया, इन दो स्थान पर इसने मुख्य रूप से इमारतों का निर्माण करवाया था, इसलिए दोनों यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? किस कारण से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख को जो छोटा तिब्बत कहा जाता है, धार्मिक समानता पाई जाती है और यहाँ का समान भोजन पाया जाता है और भाषा में भी समानता पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ के जो लोग हैं, धार्मिक समानता की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना चाहूंगा BCD, BCD थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। धार्मिक समानता कैसे पाई जाती है? तिब्बत के लोग और लद्दाख के लोगों का जो मुख्य तौर पर धर्म का नजरिया है, यानी कि धार्मिक जो लोग हैं वो किस धर्म को अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और इस्लामिक धर्म, यानी कि इस्लामिक धर्म को यहाँ पर अपनाते हैं, दो धर्मों को अपनाते हैं। समान भोजन भी यहाँ के लोग करते हैं, भाषा में भी समानता पाई जाती है ना, भाषा भी यहाँ की समानता पाई जाती है, परंतु भौगोलिक सामीप्य नहीं पाया जाता है, क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र अलग प्रकार का है और लद्दाख का क्षेत्र अलग अलग प्रकार के, यानी कि भौगोलिक सामीप्य नहीं पाया जाता है, ये इसलिए गलत है। तो BCD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में डिवाइड कर दिया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ ए सही होगा, बी गलत होगा। ए सही होगा किंतु बी गलत होगा। यहाँ पर 1817 की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति का नाम था जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था, दार्शनिक था। इसने 1817 में एक किताब प्रकाशित करी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब इसने प्रकाशित की, जिसको 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था हिंदू भारत, दूसरा था मुस्लिम भारत, तीसरा था ब्रिटिश भारत, है ना। 3 पार्ट में इसने इस पुस्तक को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यहाँ पर लिखा प्राचीन, मध्य, आधुनिक, इसलिए गलत है, पहला वाला राइट है। तो पहला वाला राइट है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और एक अमेजन बेसिन से भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में आपके 2 टॉपिक है ना, एक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, एक अमेजन बेसिन का, वहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन मैदान है यह उपोष्ण में स्थित है और यहाँ की जलवायु भी मानसूनी पाई जाती है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। BCD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, BCD। ए को यहाँ पर हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ पर आपके शंकुधारी भी वन उगते हैं लेकिन अधिक नहीं उगते, कम मात्रा में उगते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
इसलिए इसका आंसर यहाँ पर जो माना गया था आयोग के द्वारा BCD यहाँ पर हो जाएगा, BCD। इस क्वेश्चन को आपको NCERT में दिखाना चाहूंगा, BCED यहाँ पर माना है BCD को, है ना। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, परंतु इसको आयोग ने उत्तर नहीं माना था। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, यह बेसिन उपोष्ण में 10 से 30 उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। पहली बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इसकी मुख्य विशेषताएं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में अनेक प्रकार की यानी कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। और आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि मिट्टी यहाँ की कैसी है, उपजाऊ है, समतल भूमि यहाँ पर है, और यहाँ के लोग मुख्य तौर पर कृषि करते हैं। धान यहाँ पर मुख्य फसल है, यानी कि धान उगाई जाती है, क्योंकि पानी यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, परंतु धान यहाँ पर मुख्य तौर पर उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल के अंतर्गत आती है। और आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इस क्षेत्र में शंकुधारी वन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था, यहाँ पर लिखा है शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। आपके यहाँ पर चारों ही सही हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक को यहाँ पर नहीं माना गया है, और आपके यहाँ पर 3 बाकियों को माना गया है, BCD। तो BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। क्वेश्चन आपसे पूछा है सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? हम लोगों को इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बचाए रखा जाए, वही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ऐसा तभी संभव है जब हम लोग कम से कम क्या करें, संसाधनों का प्रयोग करें। संसाधनों की खपत को घटाना सही हो जाएगा। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, अगर हम लोग संसाधन का उपयोग में वृद्धि करेंगे तो जल्दी आपके संसाधन समाप्त हो जाएंगे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका गलत है। बी जिन जिन में होगा वो यहाँ पर आप लोग उसको काट दोगे, बचेगा आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ACD। ए और सी और डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन कैसे दिए गए हैं? दोनों ही यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 1770 में बंगाल में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिससे 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जिस कारण से बंगाल की जितनी भी आबादी थी उसमें से 1/3 आबादी खत्म हो गई। जैसे मान लो उस दौरान बंगाल में 100 लोग थे, यानी कि 1/3 आबादी खत्म हो गई, 33 लोग यहाँ पर खत्म हो गए, बचे कितने? 66 बचे, ठीक है ना। यानी कि 1/3 आबादी उस दौरान खत्म हो चुकी थी बंगाल की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में पेरिया पूर्णम हमें जानकारी देती है, जो कि तमिल कृति है। जो तमिल कृति होती है इनको संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। संगम साहित्य, तमिल की रचनाओं को संगम साहित्य भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन ए 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, ठीक है ना। मराठी बोलने वालों के लिए मराठी बना दिया गया था और
गुजराती बोलने वालों के लिए गुजराती बना दिया गया था। तो ये बात यहाँ पर सही कही गई है। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कारण 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए, हरियाणा हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों के लिए। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, परंतु ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। दोनों सही है किंतु सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कथन एक दूसरे से अलग अलग है। यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात वाले लोगों की बात करी गई है, उनके राज्यों को बांटने की बात करी गई है। नीचे पंजाब और हरियाणवी लोगों की बात यहाँ पर करी गई है, जो कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पौधों और जीव जंतुओं की गति, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर संघनित वायु की गति। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु गमन करती है, यानी कि वायु बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी कई बार देखने को मिला है कि वायु कैसी बहती है, यानी कि वायु कैसे चलती है। ये उच्च से, यानी कि उच्च से निम्न की ओर चलती है। वायु हमेशा कैसी बहती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है। राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले थे? ये मिले थे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों, यानी कि सुलेमान और किरथर के जो हिल्स हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान वाले इलाकों में पड़ते हैं, वहीं पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ उगाए थे, ठीक है ना। उसके साथ लोगों ने भेड़ बकरी जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है? ग्लोब, मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्वी गेंद। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब जो है ना, ये वास्तविक निरूपक माना जाता है हमारी पृथ्वी का, ठीक है ना, ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, यानी कि यही वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको बताऊंगा, पृथ्वी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ध्रुवों पर कैसी है? ध्रुवों पर ये चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, बीच वाला क्षेत्र उभरा हुआ है, इसलिए पृथ्वी को भूभाग बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी को भूभाग भी बोलते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर ये चपटी चपटी है, बीच में ये उभरी हुई है, इसीलिए पृथ्वी को भूभाग भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में अधिकांशतः पाई जाती हैं, 78% एंड 21% ऑक्सीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वो अध्यक्ष बने थे, यहाँ पर नहीं बने दिया गया है, इसलिए गलत हुआ। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो आर सही है केवल, और केवल आर सही है, ए गलत है, आर सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक है ना। तो यहां पर पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम नहीं है। इसी को पकड़कर सभी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 40, अकबरनामा के बारे में सही कथन आपको बताना है। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके 2 भाग नहीं है बल्कि 3 भाग हैं। आईने अकबरी अकबरनामा का पहला भाग है, नहीं ये तो तीसरा भाग है। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखा गया, नहीं ये तो
अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जो कि अकबर का दरबारी मित्र करीबी दोस्त था। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अब तक देखने को मिले हैं। अकबरनामा एक ग्रंथ है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा वाला पार्ट को बोलते हैं आईने अकबरी, तीसरे को क्या बोलते हैं, आईने अकबरी के नाम से तीसरे वाले पार्ट को जानते हैं। दूसरे में क्या है, पहले में क्या है, पहले में है पूर्वजों का वर्णन, अकबर के जो पूर्वज हैं पूर्वजों का वर्णन किसमें है, पहले वाले में है। दूसरे में क्या है, शासन की घटनाएं आती हैं। तीसरे को आईने अकबरी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जाति धर्म आते हैं, त्योहार आते हैं, रीति रिवाज आते हैं, सैनिकों का रख रखाव आता है, वेतन संबंधित बातें आती हैं, सांख्यिकी दर्शन आता है, यानी कि सब कुछ फसल के ब्यौरे, पद वेतन, सैनिक रख रखाव, ये सब कुछ आईने अकबरी में ही आता है, जो कि 3rd भाग है। और इसको लिखा किसने, अबुल फजल ने लिखा है। पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपके लिए यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।